भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर से अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन एनडीए और खासकर मोदी जी के लिए इस बार का कार्यकाल आसान नहीं होने वाला है। पहले तो भाजपा का अपने दम पर बहुमत हासिल न कर पाना और इस वजह से गठबंधन की राजनीति पर निर्भर हो जाना, और दूसरा विपक्ष का सामना। इस बार के चुनाव परिणाम से ये तो साफ है कि विपक्षी दल स्ट्रांग हो गई है। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रभाव के आगे मोदी अपनी लहर नहीं बना सके, न ही मोदी के परिवार में सांसदों की वृद्धि हो पाई, उल्टा संख्या घट गई। वहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने मजबूती के साथ इस बार कदम रखा है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मोदी जी को 234 की संख्या में विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, और जब विपक्ष के इतने सांसद हैं तो उनका एक नेता भी जरूर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की। 10 साल से संसद भवन में खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पहली बार भरी हुई दिखाई देगी। 10 साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के अपना कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर नेता प्रतिपक्ष का सामना करना पड़ेगा। सदन के भीतर अब विपक्ष के नेता की भी आवाज गूंजेगी। इस पद के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक कर सर्वसम्मति से राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि राहुल गांधी का यह 5वां कार्यकाल है। वह एक वरिष्ठ नेता है, वह सामने से हमला करते हैं और समझदारी से करते हैं। वो इसे आत्मविश्वास और निडरता के साथ करते हैं। उन्हें विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। हालांकि अब तक राहुल गांधी ने इस पद को लेकर कुछ कहा नहीं है, अपनी हामी नहीं भरी है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। कायदे से कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता को विपक्षी दल का नेता चुना जा सकता था, क्योंकि विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटों की जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में करीब 100 सीटें जीती हैं। ऐसे में उनके ही किसी नेता को विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने का हक है। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इस बार का मोदी का कार्यकाल बड़ा दिलचस्प होगा। इस बार मोदी वर्सेस राहुल गांधी वाला सियासी घमासान सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। इन सब के बीच हमें नेता प्रतिपक्ष के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी रखनी जरूरी है। जानना जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर होता क्या है, ये पद कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या शक्तियां होती है विपक्ष के नेता के पास, और इस बार अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भरती है तो मोदी जी को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये विपक्षी दल का नेता होता है, जिसे लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में विपक्षी दल का और उनके नेता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक कमजोर विपक्ष एक कमजोर या गैर उत्तरदायी सरकार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। भले ही कुछ पार्टियों को जनता का जनादेश न मिल सका हो और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो और विपक्षी दल में बैठना पड़ा हो, लेकिन ये शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करते हैं। ये सरकार के वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, जो उनके गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ अपनी अलग राय भी पेश करते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। लोगों की मांगों और जरूरतों को वे मुद्दा बनाकर सदन में पेश करने का काम करते हैं। ये होती है विपक्षी दल की ताकत, और इनका प्रतिनिधित्व करने वाले को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक कैबिनेट स्तर की पोस्ट है जो काफी ताकतवर मानी जाती रही है। शुरुआत में ये कोई औपचारिक पोस्ट नहीं थी, लेकिन साल 1969 में अपोजिशन लीडर को आधिकारिक सहमति दी गई और उसके अधिकार तय हुए। इस पद पर बैठा नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और बाकी सुविधाओं का हकदार होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करने में है कि सरकार जवाबदेह रहे और पारदर्शिता बनी रहे। नेता प्रतिपक्ष केवल संसद में विपक्ष का चेहरा भर ही नहीं होते, बल्कि कई अहम कमेटियों के सदस्य भी होते हैं, जिससे वे नीतिगत और विधायी मामलों में प्रभाव डाल सकते हैं। कमेटियां कई सेंट्रल एजेंसियों के प्रमुख को चुनने का काम करती हैं, जैसे ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव।
लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में पीएम के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चीफ के चुनाव में भी अपोजिशन के लीडर का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष का पद इतना अहम होता है तो फिर 10 साल से ये पद खाली क्यों था? दरअसल इसे समझने के लिए हमें इस पद के लिए जरूरी क्राइटेरिया को समझना और उसे फुलफिल करना जरूरी है। किसी विपक्षी पार्टी को सदन के अंदर अपना नेता खड़ा करने के लिए एक जरूरी आंकड़े से गुजरना होता है। उस पार्टी को चुनाव में 10% या उससे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं। इस लिहाज से देखें तो विपक्षी पार्टी को कम से कम 55 सीटें चुनाव के दौरान हासिल होनी चाहिए। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के चुनाव के दौरान यह संख्या 52 थी। ऐसे में विपक्षी पार्टी 55 सीटों के जरूरी आंकड़े को पार नहीं कर पाई, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रह गई। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 55 सीटें होना अनिवार्य नहीं है। इनके मुताबिक संसदीय एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते आदि को परिभाषित किया गया है। एक्ट की धारा 2 में नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता होता है और लोकसभा में जिस विपक्षी दल की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा के स्पीकर मान्यता देते हैं। इस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या का 10% यानी कि 55 सीटें होना अनिवार्य है। इस तरह से मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि देश और लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत कड़ी है, भारत को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में करीब 150 अपोजिशन पार्टी के सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। वहीं जिन स्टेट्स में सरकार विपक्षी पार्टियों की थी वहां पर ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के बदौलत उन्हें गिराने की साजिश रची गई और जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया वे सारे आरोपों और जांच से मुक्त हो गए। ऐसे में इस बार विपक्षी दल के सांसदों की संख्या बल से सदन की शोभा बढ़ जाएगी। पिछली बार की तरह विपक्षी दल के नेताओं को इस तरह से निलंबित नहीं किया जा सकेगा, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, उनके माइक को बंद नहीं किया जा सकेगा। नेता प्रतिपक्ष की भी बात सुनी जाएगी। वही नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम, जातीय जनगणना, यूसीसी, सीएए, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन, रोजगार, महंगाई, राष्ट्रीय सौहार्द जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकेंगे। उनकी बातों का वजन भी होगा। मोदी की सरकार अब मन मुताबिक नीतियां लागू नहीं कर सकेंगी। पहले तो उन्हें अपने गठबंधन से खतरा है, दूसरा संख्या बल में विपक्ष की गूंज से। जनता के मुद्दे हावी होंगे। वहीं कुछ अहम पदों की नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष के बिना नहीं हो सकेंगी, जिससे उनके कामकाज में निष्पक्षता और पारदर्शिता होने की संभावना अधिक होगी। अब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।